नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शालिनी पटना। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी खटीमा से सीएम धामी ने समस्याएं सुनी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, भारी बारिश के बीच सीएम धामी ने जनता की समस्याएं सुनी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया है। जन कल्याणकारी योजनाओं का भी फीडबैक लिया गया। जनता से योजनाओं का फीडबैक लिया गया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी खटीमा से सीएम धामी ने लोगों की समस्याएं सुनी। भारी बारिश के बीच आवास पर समस्याएं सुनी। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक भी लिया सीएम धामी ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने समस्याएं सुनी है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, समस्याओं के समाधान का भी सीएम ने आश्वासन दिया। इसके साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं का भी फीडबैक लिया है सीएम ने। जनता से योजनाओं का फीडबैक लिया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम धामी ने समस्याएं सुनी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, भारी बारिश के बीच आवास पर समस्याएं सुनी, समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया है। जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया। बड़ी जानकारी, जनता से योजनाओं का फीडबैक लिया। बड़ी जानकारी आपको बता दें, खटीमा से सीएम धामी ने लोगों की समस्याएं सुनी। तो जन कल्याणकारी योजनाओं का भी फीडबैक लिया है जनता से। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, खटीमा से बड़ी खबर, सीएम धामी ने समस्याएं सुनी है। भारी बारिश के बीच आवास पर लोगों की समस्याएं सुनी, समस्याओं के समाधान का भी आश्वासन दिया। बड़ी जानकारी, अहम खबर, जन कल्याणकारी योजनाओं का भी फीडबैक लिया। तो आपको बता दें कि जन कल्याणकारी तो समस्याओं के समाधान के लिए सीएम ने आश्वासन भी दिया है। भारी बारिश के बीच सीएम धामी ने जनता की समस्याएं सुनी और भारी बारिश के बीच आवास पर समस्याएं सुनी सीएम धामी ने, और उनके समाधान को लेकर भी उन्हें आश्वस्त सीएम ने कराया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधानसभा चंपावत के टनकपुर नगर पहुंचे। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्य, प्रदेश मंत्री विकास शर्मा भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री टनकपुर के श्री बांके बिहारी खाटू श्याम मंदिर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम खाटू श्याम बाबा के मंदिर में माथा टेककर प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। तत्पश्चात मुख्यमंत्री ने टनकपुर से राजस्थान के श्री खाटू श्याम मंदिर यात्रा के लिए बस सेवा का पूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ कर शुभारंभ किया। जिसके बाद टनकपुर में आयोजित हो रहे आजीविका सरस मेला में सीएम धामी ने शिरकत की है, जहां मुख्यमंत्री ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्थानीय समाजसेवियों और पूर्व सैनिक संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। तो नगर निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर से बीजेपी ने अन्य दलों में सींग लगाना शुरू कर दिया। इस कड़ी में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कई अन्य दलों के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कहा है कि इससे बीजेपी के कुनबे में बढ़ोतरी हुई है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि आने वाले समय में बीजेपी में और नेताओं को शामिल करने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। देखिए, मैंने जो प्रारंभ में घोषणा की थी, अब भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों के बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो बूथ के अध्यक्ष हैं, उनको हम ज्वाइन करा रहे हैं। तो बड़ी संख्या में आज भी विभिन्न दलों के जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, उनको हम ज्वाइन करा रहे हैं। और रंगोली हाट से हमने प्रारंभ किया था, तो उसका दूसरा चरण है, और बहुत जल्दी ये हम प्रत्येक जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को मिलेंगे। और कांग्रेस के बूथ के जो कार्यकर्ता जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनको हम शहर से उनके लिए हमने कारपेट बिछा रहे, उनको हम स्वागत करें। श्री सुरेंद्र सुंदरियाल जी, श्री सुरेंद्र सुंदरी, श्री मनवीर चौहान जी हमारे बीच में हैं। भारतीय जनता, श्री कांता प्रसाद पंत जी, कांता प्रसाद पंत जी भी आए। भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल कराने जा रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्री भाजपा का पटका और भाजपा परिवार में आप
खबर देहरादून से, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अधिकारी बेलगाम हो गए हैं और वो किसी की सुनते नहीं है, उन पर कार्रवाई जरूरी है। साथ ही कहा कि पिछले साल के बजट का 40% भी खर्च नहीं हुआ। ऐसे में सरकार तमाम विकास की बातें करती है, लेकिन जो बजट है वो उन लोगों के लिए खर्च नहीं हो पाता जिनके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। वहीं अधिकारियों की कार्यशैली पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि विधानसभा नियमों में चलती है। विपक्ष ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया था, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करना है। विधानसभा की कार्यवाही वैधानिक कार्यवाही है और विधानसभा अध्यक्ष उसका संचालन करते हैं। अधिकारियों के अंदर कोई डर भय नहीं रहा और न सरकार का कोई नियंत्रण भी है। यह राज्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मैंने जिक्र किया कि पिछले वर्ष का जो वार्षिक बजट हो या अनुपूरक बजट था, उसमें मात्र 41% धनराशि राज्य सरकार खर्च कर पाई। देखिए, विधानसभा की कार्रवाई वैधानिक कार्रवाई है, उस पर एक पार्टी अध्यक्ष ने तो मुझे कोई प्रतिक्रिया देनी नहीं है। यह ठीक है कि विशेषाधिकार हनन का नोटिस देना, उसको संज्ञान लेना, ये विधानसभा अध्यक्ष का काम होता है। जो भी उसमें निर्णय होंगे उसके समय समय पर चीजें क्लियर होंगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बजट सत्र के दौरान नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि कार्य मंत्रणा समिति में 5 दिन का बजट सत्र तय हुआ है, लेकिन समय से पहले ही सत्र को समाप्त कर दिया जाता है। सरकार नहीं चाहती कि प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर विपक्ष अपनी आवाज बुलंद कर सके। पूर्व बजट में सरकार ने जो धनराशि विभागीय को दी गई उसका केवल 40% ही खर्च हो पाया है, जो कि अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि सरकार को विकास कार्यों से कोई सरोकार नहीं। प्रदेश में नौकरशाही पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं। राज्य में आय के संसाधन कैसे जुटाए जाए, इसका कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं है। ये हमने देखा जो वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया है वो उधार में डूबा हुआ बजट है। लगभग 1,00,000 करोड़ का कर्ज राज्य सरकार पर है और इसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य और अन्य जो हमारी सिंचाई में किसी बजट की इसमें कटौती कर दी गई है, कोई व्यवस्था नहीं है। कई लोगों को जो है जो 50 साल से जो है वहां पर निवास कर रहे थे, उनके आशियानों को उजाड़ने का काम किया है। कमोबेश यही स्थिति समझ लीजिए आप, जो स्थिति जोशीमठ में हुई है वही स्थिति इन दोनों जगह पे हुई है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जिन लोगों को बिना समय दिए पुलिस बल के माध्यम से हटाने का काम जो है किया गया है, सरकार उनको अन्यंत्र बसाने की कार्रवाई करे। रविवार को रामनगर के कोसी बैराज पर स्थित एक चाय की दुकान को तोड़ने के लिए प्रशासन की टीम को बीजेपी नेताओं के विरोध के बाद बैरंग लौटना पड़ा। आपको बता दें कि रामनगर में होने वाली G20 की बैठक को लेकर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर एसडीएम गौरव चटवाल, तहसीलदार विपिन चंद्र पंत के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम कोसी बैराज पर चाय की दुकान को तोड़ने के लिए प्रशासन की इस कार्रवाई की भनक लगते ही भारी संख्या में बीजेपी नेता मौके पर पहुंचे और उन्होंने प्रशासन की इस कार्रवाई का जमकर विरोध भी किया। क्योंकि कुछ विधायक जी यहाँ पे आए, उन्होंने बात करने के लिए कहा है, वो समय मांगा है। इसलिए फिलहाल जो है विधायक जी की बात को रखते हुए फिलहाल समय उनको दिया जा रहा है और इसमें जो है आगे जो है जो भी उसकी कार्रवाई नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी वो है वो किया जाए। अल्मोड़ा में गुलदार का खौफ लगातार बढ़ रहा है। जंगल छोड़कर गुलदार रिहायशी इलाकों में मूवमेंट करते नजर आ रहे हैं। मामला बीती रात का है।
अल्मोड़ा शहर के चीना खान मोहल्ले में मूवमेंट करते दो गुलदार एक साथ सीसीटीवी में कैद हो गए। गुलदार के मूवमेंट का एक वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। दो गुलदारों के एक साथ शहर में दिखने से लोग खौफजदा हैं। वहीं स्थानीय निवासी सामाजिक कार्यकर्ता मजोज सनवाल ने कहा है कि पहले भी चीना खान इलाके में गुलदार दिखा था, कभी कोई अनहोनी न हो इसलिए वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की थी, लेकिन विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी बागेश्वर दौरे पर। बागेश्वर नगर भ्रमण के दौरान पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी ने सुमार विश्व प्रसिद्ध बागनाथ धाम मंदिर के दर्शन किए और मंदिर परिसर में मौजूद पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाओं के साथ भव्य स्वागत किया। तो हाल ही में संपन्न हुए बजट सत्र में राज्यपाल मेजर जनरल गुरमीत सिंह की भूमिका पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि राज्यपाल का एक संवैधानिक पद होता है, एक संस्था के सम्मान होता है और ये ऐसा पद है जो किसी का पक्षपात नहीं कर सकता। लेकिन बजट सत्र के दौरान राज्यपाल की गतिविधियां संविधान के विपरीत रहीं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि बजट अभिभाषण पढ़ने के बाद राज्यपाल ने जिस तरह से सरकार को महिमामंडित करने का काम किया है वह किसी भी तरह से संविधान हित में नहीं है। वो प्रोसीडिंग आ जाए, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बाहर जो आचरण था राज्यपाल महोदय का वो संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा था। मैंने कहा ना, मैं देखिए बहुत सारी चीजें अमेंड हो सकती है अभी, क्योंकि बाहर नहीं आई कार्रवाई। मैंने इसीलिए कहा कि भाई जो उन्होंने कहा आपने सुना, लेकिन कार्रवाई जब तक हाथ में नहीं आई तब तक क्या कहेंगे। लेकिन बाहर आकर के सरकार को जिस तरीके से महिमामंडित करने का काम उन्होंने किया, संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कृत्य नहीं कर सकता, राज्यपाल ये कृत्य नहीं कर सकता। इवन टू स्पीकर जो पार्टी का होता है वो भी जो है न्यूट्रल रहता है, आपने देखा होगा। उत्तराखंड के कारागारों में निर्धारित संख्या से अधिक कैदियों की संख्या है। इससे तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए अब प्रदेश में नए जेलों के निर्माण की कवायद भी की जा रही है। विशेष सचिव गृह रिद्धिम अग्रवाल ने कहा है कि इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के जेल मैनुअल में संशोधन के लिए अगली कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। अभी वर्तमान में उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश का जेल मैनुअल लागू है जो 1960 का है। केंद्र सरकार ने 2016 में सभी राज्यों को जेल मैनुअल का एक ड्राफ्ट भेजा था। उत्तराखंड सरकार की ओर से इस ड्राफ्ट पर कार्य करने के बाद कुछ जरूरी संशोधनों के साथ कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाकर उसे पास किया जाएगा। जेल प्रशासन को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जेलों में संख्या से अधिक कैदी हैं और जेलों में कैदियों की संख्या निर्धारित से ज्यादा है, जिसकी वजह से अब नए जेलों का निर्माण किया जाएगा। तो जेल प्रशासन को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जेलों में कैदियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से नए जेल भवनों का निर्माण किया जाएगा। देखिए, उत्तराखंड में जो यूपी का जेल मैनुअल था वही अडॉप्ट किया गया था और वो 1960s का मैनुअल है, वही चल रहा था। अभी फिलहाल 2016 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट प्रिजन मैनुअल सभी स्टेट्स को सर्कुलेट किया था। हमारी स्टेट भी उसी पर कार्य कर रही थी। कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ हम लोग नया ड्राफ्ट मैनुअल तैयार कर रहे हैं।
जो जल्द ही तैयार होगा और होपफुली हम उसको अगली कैबिनेट की बैठक में पुट अप कर सकेंगे। उत्तराखंड में 2023 में होने जा रहे नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। नगर निगम चुनाव में अपनी मजबूत पैठ बिठाने के लिए लगातार बीजेपी के पदाधिकारी बैठक कर रहे हैं। बीजेपी महानगर अध्यक्ष युवा मोर्चा देवेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा है कि नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जारी है। इसके साथ ही बीजेपी पदाधिकारी आम जनता से जनसंपर्क अभियान के माध्यम से जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो निगम चुनाव 2023 में है, जिसको लेकर बीजेपी पूरी तैयारी कर रही है। बीजेपी ने अपनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जनसंपर्क अभियान से पदाधिकारी जुड़ेंगे और जनता तक सरकार द्वारा कराई जा रही योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाएंगे, उनको जानकारी देंगे। तो निगम चुनाव 2023 देखिए, जैसे संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी है तो 2023 में नगर निगम चुनाव, 2024 में लोकसभा चुनाव, तो मेरा कहना है कि युवा मोर्चा कंधे से कंधा मिलाकर जनता के साथ और मुख्यमंत्री जी के साथ और संगठन के साथ खड़ा रहेगा और प्रत्येक वार्ड में 100 के 100 वार्डों में युवा मोर्चा जाएगा और नगर निगम चुनाव में जाहिर सी बात है कि हम जीत के आएंगे। खबर लालकुआ से, जहां विधानसभा क्षेत्र के गोलापा स्थित बागज्वाला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समिति के पदाधिकारियों ने बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता समिति के संरक्षक यशपाल आर्य ने की। वहीं बैठक में आगामी 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह धूमधाम से मनाने पर चर्चा भी हुई। वहीं हल्द्वानी के अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर समारोह का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि पूर्व समिति ने 9 अप्रैल को बाइक रैली संपूर्ण हल्द्वानी में निकाली जाएगी। रूपरेखा आपको बता दी है। 9 अप्रैल को हमारा जो बाइक का जो रैली है उसका विषय संविधान सम्मान रैली हमने उसका रखा गया है, जिसके द्वारा हम चाहते हैं कि समाज के हर वर्गों को जो अपने अधिकार हैं उनके बारे में उनको जानकारी प्राप्त हो और जो समाज का दबा कुचला व्यक्ति है अपने अधिकारों को पहचाने और लड़े, जिसके लिए बाबा साहब ने अपने मरने तक ये काम को अंजाम दिया। हम ये चाहते हैं कि जो 14 अप्रैल का कार्यक्रम है ये सिर्फ बाबा साहब की जयंती नहीं है, ये उन समाज के लिए दर्द है जो समाज दबे कुचले है, उनके अधिकारों की लड़ाई है और जो आने वाला भविष्य है उस भविष्य की लड़ाई है कि समाज में समानता का एक मार्ग प्रशस्त हो। उनकी वजह से आज पूरे भारतवर्ष को एक संविधान मिला और जो हम लोग हल्द्वानी में पिछले कई वर्षों से इस कार्यक्रम को करते चले आ रहे हैं और इस बार हमारे टीचर्स एसोसिएशन की जिम्मेदारी पिछले 3 वर्षों से दी गई है। तो इसमें सभी लोग जितने भी सरकारी हैं, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो हैं और एनजीओ के लोग हैं और तमाम हमारे जो युवा साथी हैं, हमारी बहनें हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार हम लोगों ने चलो गांव की ओर एक अभियान चला है। माननीय यशपाल आर्य जी के आवास पर पूरे बागजाला क्षेत्र के लोगों को आमंत्रित करके यहाँ पर एक विशाल आयोजन किया गया और उसमें 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को कैसे मनाया जाएगा करके चर्चा की गई और उसमें बागजाला क्षेत्र से 2-3 झांकियां आएंगी और पूरे क्षेत्र के लोगों को हल्द्वानी मुख्य कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रित किया गया और 14 अप्रैल को भव्य बनाने के लिए सबने तहे दिल से प्रतिबद्धता जाहिर की। खाद्य विभाग और पुलिस टीम ने छापेमारी के दौरान 1300 लीटर तेल बरामद किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खाद्य विभाग को सूचना मिली कि मंगलोर के तिथोला गांव में स्थित एक घर में अवैध रूप से तेल का भंडारण किया हुआ है। खाद्य विभाग और पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर छापा मारा और अवैध तेल के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और पुलिस ने करीब 1300 लीटर अवैध तेल बरामद किया और
करीब 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मंगलोर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 आरोपियों को पुलिस। हिंडोला में हम लोगों को सूचना मिली कि जो है यहाँ अवैध रूप से मिट्टी के तेल या डीजल का जो है व्यापार किया जा रहा है। तो उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने 19 तारीख को एक टीम बनाई सप्लाई डिपार्टमेंट की, और उसी के तहत जो है हमने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन लेके पुलिस बल के साथ हम मौके पे गए और वहां पे हमने 4 ड्रम मिट्टी के तेल पाए। और टैंकर में जब हमने नाप करवाई तो उसमें जो है 500 लीटर के लगभग तेल की मात्रा पाई गई। तो बाकी कार्रवाई और जांच आगे गतिमान है। तो पुलिस को भारी सफलता हाथ लगी है। 1300 लीटर अवैध तेल बरामद किया है पुलिस ने और करीब 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पंचायती धर्मशाला के पास 20 फरवरी को अवैध पटाखा गोदाम में लगी आग में 4 युवकों की मौत के मामले में गोदाम के स्वामी आलोक जिंदल और उनके भतीजे आयुष जिंदल को पटियाला लस्सी के पास से गिरफ्तार कर लिया। इस अग्निकांड में 2 युवक भी घायल हुए थे। बता दें कि 20 फरवरी को पंचायती धर्मशाला के पास स्थित एक अवैध पटाखे के गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि गोदाम में मौजूद 4 युवकों की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हुई है। गोदाम के 2 स्वामियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अवैध पटाखा गोदाम अग्निकांड में 4 लोगों की मौत हुई है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र की इमली रोड पर सोलानी नदी शमशान घाट के पास कुछ कसाई मांस का कचरा फेंक देते हैं, जिस कारण यहां पर पूरे दिन कुत्ते मांस के कचरे को नोचते रहते हैं और यह कुत्ते मांस के कचरे के टुकड़ों को लोगों के घरों के बाहर छोड़ देते हैं, जिस कारण क्षेत्र में भारी गंदगी फैली रहती है। स्थानीय निवासी श्याम सिंह ने कहा है कि हम इन सब चीजों से इतना परेशान आ चुके हैं कि हम लोग यहां से अपना घर बेचकर चले जाएं। अब इस मुसीबत से छुटकारा मिलेगा क्योंकि नगर निगम तो किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसे कचरे को कुत्ते खाते हैं और कुत्ते खा के पागल हो जाते हैं और ये छोटे छोटे बच्चों पे आदमियों पे हमला करते हैं और आने जाने वालों को भी रास्ता है, दिक्कत होती है। आने जाने का रास्ता है खेतों पे हमारे, बहुत परेशानी होती है इस कचरे से, बदबू और बहुत बदबू होती है इससे। आगे गर्मी आ रही है, आगे तो और सड़ता है ज्यादा। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।